तो छात्रों, आज आपको कक्षा 8 में जो सामाजिक विषय का पहला हमने इतिहास का पहला चैप्टर में जो है आपको पहला भाग हमने पढ़ाया था। आज जो है उसी का दूसरा भाग आपके लिए लेकर के आए हैं हम। तो पहला भाग जो था तो उसमें आपको बताया गया था पुनर्जागरण के बारे में कि पुनर्जागरण क्या है और भारत की दशा के बारे में बताया गया था। थोड़ा कारण क्या थे उसके, ये सब उधर हो गया था आपका। अब यहाँ हम शुरू करेंगे कुछ क्रांतियों के बारे में। इसमें थोड़ा सा दिया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, थोड़ा सा है संक्षिप्त में, तो उसको हम संक्षिप्त में ही बताते चलेंगे। जो आपकी जितना किताब में दिया है वो जब आप आगे कक्षा 9 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल पढ़ने को मिलेगा इन क्रांतियों के बारे में। ठीक, तो अब यहाँ दो क्रांतियों के बारे में हमको पढ़ाना है आपको। एक है फ्रांसीसी क्रांति और एक है अमेरिका की क्रांति। तो दो क्रांतियां इसमें जो विश्व में हुई हैं तो उनके बारे में हमको जानना है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांस की जो क्रांति थी, ये हमारा यूरोप देश में फ्रांस पड़ता है, यूरोप महाद्वीप जो है तो वहाँ जो है ये फ्रांस पड़ता है। और वहाँ जो है क्रांति जो हुई थी, तो सबसे पहले तो क्रांति को जान लेते हैं कि अगर किसी स्थान पर या किसी देश में लंबे समय से कोई ऐसी व्यवस्थाएं या नियम कानून चलते आ रहे हैं जिनसे अब जनता ऊब चुकी है, उसका विकास नहीं हो रहा है, वो अपनी तरक्की नहीं कर पा रही है, तो उसमें वो फिर बदलाव लाने की कोशिश करती है। तो यही जो बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है यही कहलाता है क्रांति कहलाता है। या पुराने परंपराओं या विचारों को त्याग कर नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ना, ये क्रांति कहलाता है। तो अब इसमें जो है फ्रांसीसी क्रांति जो थी हमारी, तो इसका आरंभ होता है 14 जुलाई 1789। बास्तील का जो दुर्ग था यहां से इसकी शुरुआत होती है। बास्तील का जो दुर्ग था तो उसी पर आक्रमण जब लोगों ने वहां के कर दिया तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। और फिर वाटरलू का जो युद्ध हुआ था तो उसमें एक नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसका नाम था। तो उस युद्ध में जो है तो उसको कैद कर लिया गया था और ये आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद जो है उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था और वहीं पर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां से जो है फिर क्रांति की समाप्ति होती है। तो शुरुआत अब हम देखते हैं कि शुरुआत में जो फ्रांस का राजा था उसका नाम था लुई 16वां। ये जब गद्दी पर बैठा तो उस समय यहाँ फ्रांस में बहुत सारी जो समस्याएं थीं वो व्याप्त थीं। यहाँ पर चर्च के जो लोग थे या पादरी जिनको कहते हैं, इनका वर्चस्व था। और इनके अलावा सामंत वर्ग जो था उनका यहाँ पर दबदबा रहता था और राज्य कर्मचारियों का, तो इनका जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से दबदबा कायम था। जनता जो है इन्हीं के नीचे दब करके कार्य करती थी। इसकी पत्नी का नाम था मेरी आंतोआंत। और एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों ही बहुत ही क्रूर किस्म के थे। तो फ्रांस की जो जनता थी तो इनके शासन से वो ऊब चुकी थी लगभग। यहाँ पर समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक था आपका इसमें जो प्रथम वर्ग था या प्रथम स्टेट उसको कहा गया, वो था आपका पादरी वर्ग। इसमें चर्च के पुजारी या चर्च के जो कर्मचारी होते थे वहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि करने वाले, उनका लोगों का वर्चस्व होता था। दूसरा आपका था द्वितीय स्टेज जो था वो था कुलीन वर्ग का। इसके अंतर्गत जो है तो इसमें आपके धनी और कुलीन व्यक्ति इसमें शामिल होते थे और ये लोग जो थे तो जनता से कर वसूलते थे। और तीसरा स्टेट जो था तो इसमें जो है गरीब वर्ग के लोग जो थे
किसान, मजदूर या छोटे कर्मचारी जो कार्यवाही करते थे, सरकारी नौकरी करते थे, ये लोग इसमें शामिल होते थे। तो इस तरह से उस समय का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा था तो उस समय जो राज्य का कह सकते हैं कि राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी देश की, तो वो बिल्कुल चरमरा चुकी थी, क्योंकि जो भी वहां पर व्यक्ति था तो वो सब पैसा अपने ऊपर खर्च करते थे, ना कि जनता के विकास के ऊपर। तो यही कारण था कि राजकोष जो था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। अब राजा के सामने ये समस्या थी कि देश को भी चलाना है और राजकोष को भी बनाए रखना है आने वाले समय के लिए। तो उसके सामने ये तमाम तरह की समस्याएं थी। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए उसने एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा में आम लोगों को शामिल नहीं किया गया था और उसमें जो राजकोष था उसको बढ़ाने के लिए जनता के ऊपर नए करों का पुलिंदा लादा गया था। फिर जो जनता थी तो वो सब यहाँ टेनिस कोर्ट में आकर के एकत्रित हुए इसके विरोध में, और उनका ये कहना था कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं है वहाँ पर तो फिर हम कर क्यों दें, इसलिए हमारी मांगों को भी उसमें शामिल किया जाए, तभी हम लोग जो है यहाँ से हटेंगे, अन्यथा हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे। जब ज़्यादा समस्या बढ़ी तो फिर राजा ने उनकी बातों को मान लिया, लेकिन कुछ दिन तक ही वो कायम रहा अपनी बात पर। फिर धीरे धीरे जो है वो फिर वही चीज़ों को अपनाने लगा। तो इससे जो है फिर जनता जो थी तो उसने धावा बोल दिया, और कहाँ पर? बास्तील के दुर्ग पर, जहाँ पर उनके कुछ अपने व्यक्ति भी कैद में थे वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने धावा बोल दिया और वहाँ जो हथियार, औजार, गोला बारूद जो कुछ भी था, धन दौलत, उसको उन्होंने लूट लिया और अपने जो उनके व्यक्ति थे अपने में के कैदी, उनको भी उन्होंने रिहा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है फिर क्रांति की शुरुआत हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, और फिर अंत जो होता है वो हमने बताया था आपको कि वही आपका नेपोलियन बोनापार्ट जो अंतिम यहाँ का राजा हुआ, तो वो भी स्वेच्छाचारी और निरंकुश ही था। तो वही जो था तो उसी का जो आक्रमण हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू नामक स्थान था तो वहाँ पर युद्ध हुआ था उसी से, तो वहीं पर फिर उसकी मृत्यु हो गई उस युद्ध के पश्चात, और फिर वहीं से जो है इस क्रांति का समापन हो गया। तो ये थी फ्रांस की क्रांति। अब अमेरिका की क्रांति पे चलते हैं। तो अमेरिका की क्रांति जो थी, तो ये आपकी क्रांति एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान लोगों की क्रांति थी। क्योंकि भाई जो कोलंबस था भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो पहुंच कहाँ गया था? वो पहुंच गया था अमेरिका। वहाँ वो पहुंचा तो उसने कहा कि मैं भारत पहुंच गया, लेकिन वहाँ पता चला कि ये भारत नहीं है, तो उसने उसका नाम रख दिया था नई दुनिया। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। भारत की खोज किसने की थी बच्चों? वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से फिर अमेरिका का पूर्ण रूप से प्रभुत्व, अमेरिका के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभुत्व किसका था? अंग्रेजों का था। अंग्रेज लोग जो थे या ब्रिटिश जो सरकार थी, तो उसने वहाँ के 13 उपनिवेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, कायम कर लिया था वहाँ पर। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो अमेरिका था वो एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में था, उसी का वहाँ पर बिल्कुल सब चलता था। तो अब जो इंग्लैंड के लोग या ब्रिटेन के लोग वहाँ पर थे या इनकी जो सरकार थी, तो इन्होंने वहाँ की जनता के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार करने शुरू किए थे। तो उन्हीं अत्याचारों से परेशान होकर के उनमें जैसे आपका कि उनका पार्लियामेंट में या संसद में वहाँ की कोई भी वहाँ के नागरिकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उनको उसमें किसी रूप में शामिल नहीं किया गया था। दूसरा ये भी था कि वहाँ के मजदूरों को भी
ये लोग काम पर तक नहीं रखते थे। ये लोग वहाँ अफ्रीका से दासों को खरीद कर लाते थे और वहाँ बागानों में काम कराते थे। तो वहाँ की जो जनता थी वो जब इनके अत्याचारों से, इनके कुशासन से परेशान हो उठी, तो उन्होंने ही फिर जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्रांति का आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से फिर वहाँ क्रांति का आरंभ हुआ और धीरे धीरे करके अमेरिका फिर अंत में आज़ाद हो गया। और फिर अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे तो वही जॉर्ज वाशिंगटन बनाए गए थे, क्योंकि अमेरिकी क्रांति का जो नेतृत्व था उन्होंने ही किया था। तो इस तरह से ये दो क्रांतियां हमने आपको बताई। इसके बाद फिर आगे अब हम चलते हैं जो आपके किताब में है, तो वहाँ है आपका, वो है आपका औद्योगिक क्रांति। तो ये तो हो गई भाई क्रांतियां जो देश में हुई। अब यहाँ आपकी औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति क्या थी? उधर जब पुनर्जागरण का युग आरंभ हुआ, यूरोप में पुरानी परंपराएं, पुरानी जो मान्यताएं थी, पुरानी जो सोच थी वहाँ की, वो सब वहाँ की जब समाप्त हुई तो वहाँ एक नए युग का आरंभ हुआ यूरोप में। और नया जो युग था उसको वहाँ पर एक तरह से खोजों और तकनीकी और मशीनों का युग कहा गया, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है बहुत सारे देशों की खोज की गई वहाँ पर, वहाँ से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। इसके बाद जो है फिर मशीनों को लगाया जाने लगा। तो औद्योगिक क्रांति में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एक प्रश्न ये उठता है कि विश्व में औद्योगिक क्रांति का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो विश्व में औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो सबसे पहले था वो आपका हुआ था इंग्लैंड देश से। ठीक है, कौन सा देश था? इंग्लैंड देश था। यहां से इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में ये फैल गया था। और जो पहले हाथों से कार्य हुआ करते थे या घरेलू स्तर पर, जिनको हम कह सकते हैं कि घर के लोग मिल करके जिन कामों को निपटाया करते थे या हाथों से उनको बनाया करते थे, उन कार्यों को करने के लिए मशीनों ने रूप उसका धारण कर लिया। तो इसीलिए औद्योगिक क्रांति को मशीनी युग भी कहा गया, क्योंकि इस समय मशीनों का ही बोलबाला शुरू हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। ठीक है, तो उद्योग धंधे में, या हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधों के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की पद्धति को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, उद्योग धंधों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, विज्ञान, तकनीकी, ठीक है, लागू होने की प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब ये था कि भाई इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे और उन कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होने लगा। मशीनों का जब उपयोग होने लगा तो इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी, और जब उत्पादन क्षमता बढ़ी तो इससे फिर देश ने और ज़्यादा तरक्की करनी शुरू की। जो व्यापारी लोग थे वो दूसरे देशों से कच्चा माल लाने लगे और अपने यहाँ उन कारखानों में उस माल को तैयार करके उसको विदेशों में ले जा करके बेचने लगे। तो ये था कि भाई मशीन से बना हुआ जो सामान था तो उसकी मांग ज़्यादा बढ़ी, और जब मांग उसकी ज़्यादा बढ़ी तो इन्होंने कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना शुरू किया। और इस तरह से जब मांग उसकी बढ़ती गई, उत्पादन इनका बढ़ता गया, तो इसी के फलस्वरूप फिर इनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। तो ये औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारक। तो इसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारक,
तो ये औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारकों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी वहाँ यूरोप में, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिन्होंने औद्योगिकरण को जन्म दिया। तो उनमें जो है आपका पहला है लोहा और कोयला को जन्म देने वाले कारक, कि जो ब्रिटेन था तो यहाँ पर लोहा जो उद्योगों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोहे को या लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है, कि जितने भी उद्योग हैं वो लोहे से ही चलते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई कोई मशीन है, कोई उसका पुर्जा है, वो सब किससे बने होते हैं, वो सब लोहे से ही बने होते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो भी उत्पादन किया जाता है वो तैयार होता है। तो और दूसरी चीज है कोयला, जिसको ऊर्जा के रूप में या शक्ति के साधन के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों चीजें जो थीं वो ब्रिटेन में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती थीं। इसके अलावा जो था बहुत सारा जो कच्चा लोहा था और कोयला था, तो यहाँ के जो व्यापारी होते थे तो ये लोग दूसरे देशों से भी खरीद भी लेते थे, ऐसा भी था। तो इस तरह से इन चीजों की यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी। तो यही कारण था कि यहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले हुई। तो ये एक कारण था इसका, औद्योगिकरण की शुरुआत का कारण था इसमें। फिर इसके बाद जो है दूसरा है नवीन आविष्कार। तो नवीन आविष्कार क्या थे भाई? नवीन आविष्कारों में नए नए जो खोजें थीं वो की गई और उसमें कई प्रकार की मशीनों का निर्माण किया गया, ठीक है। और वो जो नई नई मशीनें बनाई गई तो उन मशीनों के द्वारा जो है अधिक से अधिक कार्य को कम समय में किया जाने लगा। तो वही एक जो कार्य था जो ज्यादा समय में पूरा होता था, वही कार्य अब कम समय में होने लगा और ज्यादा समय जितना उसमें लगता था उतने समय में उत्पादन कई गुना होने लगा। तो ये दूसरा कारण था नवीन आविष्कार के कारण उसमें आपका, ठीक है। और फिर इसके बाद है कच्चे मालों की उपलब्धता, अर्थात एक कारखाने को, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिन भी कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती थी, फॉर एग्जाम्पल लौह अयस्क या आपका ऑयल, ठीक है, कोल, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रसायन, ठीक है, केमिकल्स, ये जो प्रयुक्त होते थे तो वो आपके यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और नहीं तो ये लोग दूसरे देशों से खरीद लेते थे। तो इस कारण जो है यहाँ औद्योगिकरण की शुरुआत हुई सबसे पहले। फिर बाजारों की सुलभता, बाजारों की सुलभता में क्या था कि यहाँ के जो नाविक थे ये तैयार माल को निकट के देशों में ले जा करके उसको बेचते थे और वहां से कच्चा माल ये लोग खरीद लाते थे। तो इस तरह से माल जितना तैयार होता था उसको ये लोग उतनी ही आसानी से जल्दी से उसको खपत भी कर देते थे। तो बाजारों की निकटता के कारण ही ये चीज संभव हो पाई थी। तो वहां ले जाकर के ये जो तैयार माल होता था कारखानों का वहां पर बेच देते थे और नया सामान जो है वो तैयार होता था। फिर चालक शक्ति, तो चालक शक्ति क्या है? चालक शक्ति से तात्पर्य होता है कि कारखानों को चलाने वाली जो ऊर्जा होती थी, जैसे विद्युत, कोयला, ठीक है। तो ये चीजें जो थीं या पेट्रोल, डीजल, ये जो चीजें थीं ये भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थीं। तो इस कारण जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाने लगा। फिर श्रमिकों की सुलभता जो थी, तो श्रमिकों की सुलभता में क्या है कि भाई हालांकि ब्रिटेन में बहुत सारे श्रमिक नहीं होते थे, लेकिन ये लोग जब विदेशों को जाते थे तो वहाँ से ये लोग गुलामों को खरीद लाते थे या वहाँ से ये लोग नौकरों को ले आते थे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और सस्ते नौकरों को ले आते थे, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी थी कि वहाँ के जो श्रमिक थे तो वो तकनीकी रूप से दक्ष थे। तो इस कारण जो है इनको सस्ते श्रमिक मिल जाने के कारण इनको कार्य करने में और अधिक आसानी हुई। फिर परिवहन के साधनों का विकास, परिवहन के साधनों के रूप में अगर देखा जाए तो वही उस समय जलमार्ग सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन हुआ करता था। और यूरोप देश के जो नाविक थे तो ये लोग जलयानों के द्वारा ही
एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे, अपना सामान वहाँ ले जा करके बेचना और वहाँ से सामान को खरीद करके लाना। तो इस तरह से इनको सस्ता यातायात का साधन मिल जाता था, तो इससे जो है उस पर खर्च कम होता था, ठीक है, तो मुनाफा ज़्यादा होता था। फिर है पर्याप्त पूंजी। अब चूंकि भाई जब यहाँ पर उसकी जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी यहाँ पर, तो वो जो प्राचीन परंपराएं थी वो अब बदल करके नए तकनीकी रूप में यहाँ पर वो शुरू हो गई थी। अब यहाँ का हर व्यक्ति जो था तो वो अधिक से अधिक धन कमाने की उसमें होड़ लगी हुई थी, जैसे उसमें पुर्तगाल, फ्रांस, डच, ठीक है, ब्रिटेन, ये सभी जो देश थे, तो यहाँ के जो नाविक थे तो इन लोगों में व्यापारिक होड़ सी लगी हुई थी, ठीक। तो इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीदने और बेचने का कार्य करते थे। और इसके अलावा इन लोगों ने कई जगहों पर अपने उपनिवेश भी स्थापित कर रखे थे। तो इस तरह से इनके पास पर्याप्त पूंजी थी, तो उस पूंजी को ये लोग कारखानों में लगाते थे, तो इससे जो है कारखाने आगे बढ़े। तो ये एक औद्योगिकरण का एक कारण था इसमें। और फिर उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के व्यापारिक क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है तो वो उसका उपनिवेश कहलाता है। यूरोप के जो कई देश थे तो यहाँ के जो नाविक थे या व्यापारी थे तो इन्होंने विदेशों में जाकर के कई जगहों पर अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। तो इस तरह से उपनिवेशवाद जो था ये भी एक औद्योगिकरण के कारणों में शामिल था। तो आज बच्चों जो है फिर दूसरे भाग में इतना ही, और फिर अब इसका तीसरा पार्ट जो होगा वो अंतिम होगा, फिर उसमें जो है आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।